Good morning, students. Our today's topic is letter writing, and it is beneficial for class 10th to 12th. Now, we are going to cover the first part, and I have named it Introduction Part 1. Let's start. Before knowing the letter writing, we should know why it is important. Why letter writing is important? Now see the answer. Letter writing is one of the most effective ways of communication. ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है. Today's, although telephone, fax, WhatsApp and email have replaced personal letters, I mean informal. आज जो टाइम है, जो इरा है, उसके अंदर व्हाट्सएप टाइप के पता नहीं कितने ही ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप इनफॉर्मल लेटर्स की जो कमी है वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया. यानी कि उनकी शायद आजकल ज़रूरत नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी आपको मैसेज करना होता है आप इंस्टेंटली कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को. लेकिन बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की. बट फॉर्मल लेटर्स आर स्टिल इन वास. ये आज भी, जो आपका मतलब है द प्रिवेलिंग फैशन, यानी कि आज भी ये चलन में है, आज भी इनका स्टाइल है, ये आज भी पॉपुलर है. कॉमर्स, ट्रेड, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, कंप्लेंट्स एंड अदर डीलिंग्स, ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन with people are still conducted through letters. आज भी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी हो, वाणिज्य से रिलेटेड अगर आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो लेटर के थ्रू. ट्रेड आप कोई भी करें. ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स, यानी कि मतलब ही इसका पत्र व्यवहार है. तो कोई भी ऑफिशियल पत्र व्यवहार वो इन व्हाट्सएप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, या आपके दूसरे एप्लीकेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना कि लेटर्स को मिलता है. आज भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस हो, कंप्लेंट्स हो, कोई भी शिकायतें हैं, एंड अदर डीलिंग्स, कुछ भी हो, ट्रांजैक्शंस. यहाँ ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, यानी किसी टाइप का भी आप बिजनेस करते हैं तो लेटर्स की ज़रूरत होती है. वो कई प्रकार के लेटर्स हो सकते हैं. एंड कम्युनिकेशन विद पीपल आर स्टिल कंडक्टेड थ्रू लेटर्स. और लोगों से जो संवाद स्थापित किया जाता है वो आज भी पत्रों के द्वारा किया जाता है. कई बार ऐसा होता है, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि कई बार मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ, जो चीज़ें मैं किसी को कह नहीं पाता हूँ वो राइट करके मैं उसको ज़रूर लिख पाता हूँ. तो आज भी इम्पोर्टेंस इनकी है. देयरफॉर इसीलिए वन मस्ट कल्टिवेट द आर्ट एंड स्किल ऑफ लेटर राइटिंग. डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स फॉलो डिफरेंट कन्वेंशंस. इस बात को आपको याद रखना है. यहाँ कल्टीवेट का मीनिंग है डेवलप, ग्रो, यानी कि हर किसी को भी एक लेटर लिखने की कला और उसके अंदर निपुणता, स्किल आनी चाहिए. और अलग अलग टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो अलग अलग, मतलब उनकी जो कस्टम कह सकते हैं आप, एक कन्वेंशन वर्ड मैंने लिखा है, या एग्रीमेंट कह सकते हैं, जिसको हिंदी में आप समझे तो विप्रथा, परिपाटी, रिवाज, परंपरा, उसके हिसाब से भी किस तरीके का लेटर है, उसका फॉर्मेट भी या उसका तरीका भी लिखने का अलग अलग होता है. तो मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जब आप भी कोई भी बिजनेस करते हैं, आगे जॉब आप करेंगे, तो चाहे आप ईमेल से लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग्स की जो स्किल्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो आपको फॉलो करनी होती है. चलो आगे देखते हैं. सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना ये ज़रूरी है कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स का ये आता है. क्लास 12th के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, 11th के लिए और 12th के लिए ये 6 मार्क्स के लिए आता है. यहाँ भी जो फॉर्मेट है वो मर्द मार्क के लिए है, 1 नंबर का आता है. फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने लिखी है. सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो पत्र को भेजने वाला है, ए पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर, सेंडर एड्रेस, डेट,
रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ रिसीवर्स हो गया, या आर के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आएगा। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जो पत्र को प्राप्त करता है उसका पता। सब्जेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और लास्ट में जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो इसके लास्ट पॉइंट्स बनते हैं, सब्सक्रिप्शंस, सिग्नेचर्स एंड क्लोजर, ये सब मिलाकर ये 1 मार्क के लिए होता है। कंटेंट यहाँ है 3 मार्क्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। कंटेंट 3 मार्क्स के लिए है, और कंटेंट का एक्सप्लेनेशन कि इनमें क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आगे किया है। शायद इतना मैं बताऊंगा तो मुझे खुद को फीलिंग नहीं आएगी, मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं महसूस कर पाता हूँ कि मैंने बच्चों को अच्छे से बता दिया, तो इसलिए कंटेंट को मैंने यहाँ बताया नहीं, आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे बात होती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन यहाँ 2 मार्क्स का है, और अभी तक हम शॉर्ट कॉम्पोजिशन में पढ़ रहे थे, एक्सप्रेशन 1 मार्क्स के लिए था, बट हियर इट इज़ फॉर 2 मार्क्स। एंड सी इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि यहाँ आपको सेंटेंसेस बहुत ही सोच समझ के बनाने हैं, यानी कि यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रपोजिशंस क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ चेक की जाएगी। उसके बाद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि उचित शब्दों का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं पे कहे कि मार्केट लॉक्ड है या क्लोज है या बैन है, तो हमें कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है, तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। एंड स्पेलिंग्स, और आपकी जो स्पेलिंग एक्यूरेसी है उसको भी चेक किया जाएगा। दीज थिंग्स कम्स अंडर 1 मार्क एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। Now further it is coherence and relevance of ideas and style, it is of 1 mark। यहाँ coherence का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग है the quality of being logical and consistent, means कि आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं क्या आप उसके लिए तार्किक हैं, और तार्किक हैं तो उसका लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कोहेरेंस। और कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार आप उस चीज़ को कैसे जोड़ते चले जाते हो, तो वही चीज़ें रिलीवेंसी भी है कि जिसके ऊपर आपको लिखना है आप उससे कितना रिलेवेंट लिख पाते हो, आपके आइडियाज़ और आपका स्टाइल पैटर्न क्या है। यानी कि जब आप लेटर लिख रहे हो, कंप्लेंट लेटर, तो क्या आपने कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव तो नहीं कर लिया है, इस तरह के सेंटेंसेस तो नहीं लिख दिया है कि वो आपका टीवी अगर ख़राब है तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाले का आप मर्डर ही कर देंगे अगर आपका टीवी उसने चेंज नहीं किया तो, या उसकी दुकान में तोड़ फोड़ कर देंगे। तो किस तरीके के शब्दों का आपने चुनाव, स्टाइल क्या है आपका, उसमें कहीं धमकी भरा पत्र तो वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें सीखना है, और तो ये सब मिलाकर ये मार्किंग स्कीम हो जाती है एंड इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट मेरा है जो मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, और इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर, एक लेटर के अंदर मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि एक लेटर किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ मेरे पास कुछ 10 से 11 पॉइंट्स हैं। वैसे मेरे पास ये 12 पॉइंट्स होते हैं, इस बार मैंने 1 पॉइंट्स को घटाकर आपके लिए 11 पॉइंट्स को रखा है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेंडर एड्रेस, यह सबसे पहला काम आपका है सेंडर एड्रेस। सेकंड जो है वो है डेट। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस को रिसीव करने वाला है, प्राप्त करने वाला है, उसका एड्रेस कैसे लिखा जाता है। सब्जेक्ट, यानी कि किस मुद्दे पर आप लिखने वाले हैं उसकी हेडिंग क्या देते हैं। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप किसी को ग्रीट किया, वो सब चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन भी यही कर रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लें। मैसेज बॉडी, आप कॉन्टैक्ट इसको कहें, थैंक यू के लिए मैंने एक अलग से ही रखा है क्योंकि कई बार हम गलती कर जाते हैं। सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, एनक्लोजर एंड लास्ट वन इज़ पोस्टस्क्रिप्ट। यहाँ तक इसमें जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 पॉइंट्स शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंडर एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाले का पता है, a person who is sending the letter और यू में से द राइटिंग द लेटर, उसके एड्रेस के बारे में।
इसमें आपको एक बात याद रखनी, नेवर इंक्लूड द नेम ऑफ सेंडर। आपको कभी भी सेंडर का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है ट्राई टू एंगेज 3 लाइन्स। एक अच्छा लेटर लिखने के लिए कोशिश करें कि आप कम से कम 3 लाइन ऑक्यूपाई करें एक उसका एड्रेस लिखने के लिए। इट शुड बी रिटन एट द टॉप, और इसको टॉप ऊपर में लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस, ये याद रखना है। यानी कि लेटर की जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, वो यहीं से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी रिटन इन ब्लॉक स्टाइल, और इस बात का आप ख्याल रखें कि इसको ब्लॉक स्टाइल में रहिए। ब्लॉक स्टाइल का मतलब है कि आप इसको टॉप में तो लिखते हैं, लेकिन टॉप में भी लेफ्ट में लिखना है, कोई भी स्पेस आपको नहीं छोड़ना है, या मिडल में नहीं रखना है, या राइट में नहीं लिखना है, आपको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं 15th वेस्ट राजीव नगर, ब्लॉक 31 A, गुरुग्राम -122001। इस तरीके से आप एक एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। मैंने 3 लाइन, आप ध्यान से देखें, ऑक्यूपाइज को किया है। कई बार आप बुक्स में पाते हैं, ग्रामर्स की काफ़ी ऐसी बुक्स आपकी मिलेंगी, हेल्पिंग बुक्स आपकी ऐसी मिलेंगी जिसमें 2 लाइन्स में होता है। बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन बात होती है अच्छा और एक सिर्फ एक काम चलाओ। तो कम से कम आप 3 लाइन इसको ऑक्यूपाई करें, जिससे कि आपका कंटेंट भी बड़ा नज़र आता है। तो इस तरीके से आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, और कोशिश करें कि आप इसके अंदर एक पिन कोड, चाहे वो इमेजिनरी ही हो, वो उसमें लिखें। नेक्स्ट हम पॉइंट अपना देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी कि जो डेट आप उसमें मेंशन कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो उस समय की करनी है, उस दिन की करनी है जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे होते हैं। अब उसका फॉर्मेट जो सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो मैं आपको पहले भी दूसरे शॉर्ट कॉम्पोजिशंस में बता चुका हूँ, YYYY, MMDT। मुझे लगता है कि अब तक तो आप डेट लिखना अच्छे से सीख गए होंगे और आप याद भी यही रखेंगे। इसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जब आप सेग्रीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। मेरा कहने का मतलब क्या है, सपोज़ कि आपके पास रोज़ 100 लेटर्स आते हैं और आपको उसको स्टैक करना है, उनको रखना है, तो अगर आप कोई दूसरे तरीके से उनको रखेंगे तो नहीं रख पाओगे, और दोबारा अगर 1 साल के बाद, अगर कोई 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी अगर उनमें से कोई एक लेटर, 100 लेटर आपको रोज़ आते हैं, 5 साल के बाद भी कोई एक लेटर आपसे मांगे कि वो लेटर उस तारीख को जो आया था वो मुझे चाहिए, तो शायद आप इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं तो शायद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें कि 25 तारीख हर महीने में आती है, अगर आप बात करें अप्रैल मंथ की तो हर साल आता है, लेकिन जो साल है वो सिर्फ एक बार ही आता है। तो अगर आप इस तरीके से लिखें, सबसे पहले सेग्रीगेशन करें ईयर का, यानी कि साल का, उसके बाद उस साल में 2020 में तो सिर्फ एक ही बार अप्रैल आएगा, और अप्रैल में तो 25 तो कोई भी डेट हो वो एक ही बार आएगी। आप उसका सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट आइडिया है इस तरीके से डेट लिखने का। बाकी दूसरे आइडियाज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है लीव 1 लाइन स्पेस बिफोर राइटिंग इट। डेट को लिखने से पहले, यानी कि सेंडर एड्रेस के बाद में या इस डेट को लिखने से पहले आपको 1 लाइन का स्पेस छोड़ देना चाहिए कि वो अलग से शो हो कि ये डेट ऑफ राइटिंग है। क्यों? क्योंकि जब वो फॉर्मेट चेक करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि उसने ये डेट लिखी है। ऑलवेज राइट द फुल डेट इन इंग्लिश स्टाइल। इंग्लिश स्टाइल का मेरा मतलब यही है कि कई बार आप मैथमेटिकल डेट्स लिख देते हैं जो अच्छी नहीं होती है, जो ठीक नहीं लगती है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। इस तरीके से आप डेट लिख सकते हैं 2020, अप्रैल 21, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3 रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो उस लेटर को प्राप्त करने वाला है उसके एड्रेस के बारे में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली हम एड्रेसेस के अंदर नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको नाम लिखना पड़ सकता है और डेजिग्नेशन आपको लिखनी होती है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, और किन केसेस में आपको लिखना पड़ सकता है। सपोज कि एक कोई भी रिटेल कंपनी के अंदर, एक जेडो के अंदर एक मार्केटिंग टीम है और सभी के सभी सेम डेजिग्नेशन पे हैं, तो वहाँ सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर लिखने से तो आपका लेटर उसको रिसीव नहीं होगा। तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा उसका नाम, कि उसका नाम अगर कपिल उपाध्याय है और वो मार्केटिंग मैनेजर है
तो वहाँ उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा और उसकी डेजिग्नेशन भी लिखनी पड़ेगी और नीचे जो उसका एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा। तो कुछ केसेस में ऐसा लिखना हो सकता है, स्पेशली बिजनेस लेटर में भी इन तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं। ट्राई टू इंगेज 3 लाइन्स, वही सब चीज़ें, यानी कि कम से कम 3 लाइन्स आप इसके अंदर लिखें। इट शुड बी रिटन इन ब्लॉक स्टाइल के अंदर लिखें, वही सब चीज़ें। तो एक एड्रेस में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। तो जब कई बार एडिटर का आप लिखते हैं एड्रेस, कई बार गलती कर देते हैं, तो यहाँ एडिटर में ई कैपिटल रखना है और उधर द एडिटर आपको लिखना है, सिर्फ एडिटर नहीं लिखना है। दूसरा, आप न्यूज़पेपर का नाम लिखकर छोड़ देते हैं, न्यूज़पेपर का नाम प्लस वहाँ आपको उस सिटी का नाम भी लिखना पड़ेगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के कौन से एडिटर को किस शहर में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली 110002। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज जनरली यूज्ड इन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके अंदर हम सब्जेक्ट नहीं मेंशन करते। जैसे अभी आपने रिप्लाई जो पढ़े वो हमारे लिए इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर हमने यूज़ किया और उसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मल लेटर को भी याद रखना दोबारा, फॉर्मल रिप्लाईज़ को अगर आप लेटर फॉर्म में लिखते हैं तो उस समय आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी रिटन आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस और आफ्टर द सैल्यूटेशन। तो यहाँ सब्जेक्ट को ना 2 तरीक़ों से लिखने लग गया। पहले तो यही था कि आप इसको 4th पोजीशन पे ही लिखते थे। आजकल क्या हो गया, इससे पहले सैल्यूटेशन लिख दिया जाता है और बाद में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। खासकर ये मैं देखता हूँ, ये जो बैंक्स के जो लेटर्स वगैरह आते हैं उसके अंदर इसी तरीके से लिखा रहता है। इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। और एक चीज़ आपको याद रखें, जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं वो एक प्रकार की आपके कंटेंट के लिए हेडिंग है, तो वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट। जो भी है डायरेक्ट उसको कहना, घुमा फिरा के बहुत लंबा उसको नहीं लिखना है। जो इम्पोर्टेंट बात है उसके लिए है कि द वर्ड सब्जेक्ट शुड बी रिटन इन बोल्ड विद यूजिंग कॉलन। आप जो वर्ड सब्जेक्ट ही लिखेंगे लेफ्ट साइड में, उसको बोल्ड लिखें, थोड़ा सा उसको बड़ा लिखें नॉर्मल साइज से, और उसके बाद में कोलन, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट्स में सिंबल शो किया है, इस मार्क को आपको लगाना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिटन इन ईच फर्स्ट लेटर इन कैपिटल विद अंडरलाइन। सब्जेक्ट के बाद में जो हेडिंग, जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं, उसको आपको क्या करना चाहिए, कोशिश ऐसी करनी है, आप इस शायद एग्जाम्पल से समझेंगे कि उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखो, उसको अंडरलाइन भी करो और थोड़ा बोल्ड कर दो, तो वो सबसे अलग नज़र आएगा। उससे वो सब्जेक्ट को पढ़ लेगा जो भी है और उसको समझ आ जाएगा कि कंटेंट किसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो मैंने आपको बताया वो ग्रीटिंग्स होते हैं। सैल्यूटेशन पढ़ो ऊपर से, इट इज़ द वर्ड्स ऑफ द ग्रीटिंग एंड इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विदाउट यूजिंग कॉमा। पुराने टाइम में क्या करते थे, पहले जो पैटर्न था, अभी ये एलिमिनेट हो चुका है। पहले क्या करता था, जैसे हम लिखते थे डियर सर, डियर मैम, डियर मधु, उसके बाद में कोमा पुट करते थे। तो यहाँ जो है आपको अब कोमा पुट नहीं करना है, एलिमिनेटेड है, हटा दिया गया है। जस्ट बिलो द डेट ऑफ सब्जेक्ट। ये सैल्यूटेशन आपको डेट के बाद भी लिखनी पड़ सकती है और सब्जेक्ट के बाद भी लिखनी पड़ सकती है। जो मैंने बताया पिछला पॉइंट भी वो इस पे ही डिपेंड करता है, या ये उस पे डिपेंड करती है। तो सैल्यूटेशन का आपको याद रखना है, कोमा यूज़ करना नहीं है और ये ग्रीटिंग्स के लिए होता है। उसके बाद है अच्छा, डेट और सब्जेक्ट आफ्टर लीविंग 1 लाइन स्पेस, यानी कि 1 लाइन का स्पेस इसके लिए भी आपको छोड़ना है। आगे है इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन टू द पर्सन टू हुम द लेटर इज बीइंग रिटन। और सैल्यूटेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कौन किसको पत्र लिख रहा है। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे डियरेस्ट फ्रेंड, माय डियर डैड, डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस गोयल, डियर सर, मैडम, सर। तो इन चीज़ों में क्या आपको ऊपर से देखिए, डियरेस्ट फ्रेंड, माय डियर डैड, ये आप किनको लिख सकते हैं, आपके जो फैमिली में हैं, आपके दोस्त हैं, उनको आप लिख सकते हैं। डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस गोयल, इसका मतलब है
आप उनको जानते हैं, एक्वेंटेंसेस में है, आपके परिचित हैं, तभी तो आपको पता है कि उनका नाम शर्मा है, तभी तो आपको पता है कि वो मिस गोयल है। और जिनको आप नहीं जानते उनके लिए डियर सर मैडम लिख देते हैं। इन पे ही डिपेंड करता है आपका सब्सक्रिप्शन भी। लास्ट इसमें लिखा है सर। यहाँ जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं उसमें आपको इनमें से किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लास्ट में जो मैंने लिखा है सिंपल सर, ना आपको मैम लिखना है ना कुछ, आप इसको सिर्फ सर लिख के छोड़ दे, डियर वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली मेंशन किया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैसेज बॉडी, या आप उसको कंटेंट के लिए बोल सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैसे भी ये 3 मार्क्स रखता है अपने लिए। इट इज़ रिटन इन रिस्पॉन्स टू द टॉपिक गिवन। मैसेज बॉडी के अंदर ये जो कंटेंट है वो किस लिए लिखा जाता है? रिस्पॉन्स टू द टॉपिक गिवन, जो टॉपिक आपको दिया है उसके रिस्पॉन्स में, प्रति उत्तर में आप इसको लिखते हैं इन सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। और आप यहाँ पर किसी भी तरह के मिर्च मसाले वाली लैंग्वेज को, ओप्स, वाव, इस तरीके की लैंग्वेज को छोड़कर आपको इसको लिखना चाहिए, स्पेशली इन फॉर्मल, मतलब सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर आप इसको लिखते हैं। मेनली इसकी 3 पॉइंट्स है। जब मैंने आपको बताया था ना कि उधर जब मैं आपको मार्किंग स्कीम समझा रहा था कि भाई कंटेंट का आगे बता रहा हूँ, तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 3 मार्क्स ये रखता है अपने लिए, कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मुख्य रूप से भाग हैं। और याद रखें कि कंटेंट को आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में ही लिखें, ये नहीं कि एक साथ लिखने लगे तो लास्ट तक उसको फिनिश करके ही छोड़ रहे, नहीं। जो जो आपके टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक्स है, कम से कम इन 3 चीज़ों को अलग अलग शो करें। देखो, फर्स्ट जो पार्ट है उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बोला जाता है। इंट्रोडक्शन, अब यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड कम्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, बट इंट्रोडक्शन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर और सेंडिंग द लेटर। तो हमने बचपन में पढ़ा था, बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, रेस्पेक्टेड मैम, आई एम, मान लो मैं मेरा ही नाम लूँ या मेरे बच्चे का नाम लूँ, आई एम ओजल, आई एम फ्रॉम क्लास, ऐसा पता नहीं क्या सिखाते थे बचपन का, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, उस तरीके की लाइन याद रखते थे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास। अरे आपको अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे नहीं देना है, यही प्रॉब्लम होती है। वो बच्चे 5th 6th की जो उनकी मेमोरी है वो अभी भी उनके माइंड में सेट होती है, और क्लास 12th के लिए भी वो उसी तरीके का लेटर लिख देते हैं, और उसी की वजह से होता है कि उनको लेटर में जाके नंबर आते थे 2 डेट, वो इसी वजह से कि उनका पैटर्न अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान दें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसका मतलब है स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग, या आप इसको समझे सब्जेक्ट मैटर। तो जिस सब्जेक्ट मैटर पे हमें लिखना है, हम लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य हमें यहाँ पर बताना है, उसके बारे में लिखना है। यानी कि जो सब्जेक्ट में आप जो लाइन लिखते हैं उसको यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। सेकंड है, उस पैराग्राफ को आप कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स, मींस डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि जो लेटर का सब्जेक्ट है उसका विवरण आप देंगे बारीकी से, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में आप बताना चाहते हैं, मान लो लॉकडाउन का ही कोई इशू है तो आप लॉकडाउन में जो समस्याएं हो रही हैं उनके बारे में बताएंगे, और क्या क्या समस्याएं हुई हैं उनको आप अच्छे से बताएंगे। लास्ट में आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स। ये क्या है? मेनली लेटर की एंडिंग के लिए है, उसके क्लोजर के लिए है। द क्लोजर ऑफ द लेटर, कंक्लूजन स्टेटिंग होप, रिक्वेस्ट और कमेंट एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ जो ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ, सारी बातें आपने उनको डिटेल दी, उसके बाद में कंक्लूजन क्या है, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, आप उनसे आशा करते, रिक्वेस्ट करते, कमांड करते, डिमांड करते, या आप उनको वार्निंग देते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो सब उस लास्ट में। और उसका पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा लगभग किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये 3 पैराग्राफ तो आपको कम से कम एक कंटेंट के लिए हमेशा लिखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलो देखते हैं। थैंक यू सबसे छोटा सा है। कई बार क्या होता है कि हम कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे होते हैं, उसमें थैंक यू नहीं डालते क्योंकि हम तो कंप्लेन कर, नहीं ऐसा नहीं है, आपको थैंक यू लिखना है। लेकिन थैंक यू में एक छोटी सी गड़बड़ हम कर देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, और ये कई बुक्स में भी वैसा है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था तो उसके हिसाब से मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था, वी शुड नॉट यूजिंग हैंगिंग पार्टिसिपेंट्स, मैंने लिख दिया है यहाँ, ये पार्टिसिपल्स है। क्या है? पार्टिसिपल्स है।
मैंने पढ़ा था कि कभी भी हैंगिंग पार्टिसिपल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए थैंकिंग यू को आपको अवॉइड करना है। मैंने रेड में लिखा है, इसी वजह से इसको छोड़ना है। आपको लिखना है जो मैंने राइट हैंड पे लिखा है, द वर्ड थैंक्स। आप थैंक्स लिख सकते हैं, कैन बी यूज इन इनफॉर्मल लेटर्स। याद रखिए थैंक्स वर्ड, क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल है, तो आप इसको इनफॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, किनशिप में, उन पर लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप फॉर्मल लेटर्स में लिख रहे हैं, इन फॉर्मल लेटर्स यू आर सजेस्टेड टू यूज़ थैंक यू। अब फॉर्मल लेटर्स के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप थैंक यू यूज़ करें। 8 पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। ये उसी तरीके का सब्सक्रिप्शन ना समझे कि आपने डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन लिया है या आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहे हो, उस तरीके का नहीं है। इट इज़ ए कर्टियस वे ऑफ एंडिंग द लेटर। कर्टियस का मतलब ये एक एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। तो सब्सक्रिप्शन जो आप लिखते हैं वो एक लेटर की एंडिंग होती है। द एक्सप्रेशन यूज्ड मस्ट मैच द सैल्यूटेशन। तो ये मैं आपको बता रहा, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर करूँगा मैं आपको। योर्स अफेक्शनेटली, योर्स कई बार सिर्फ योर्स लिख के छोड़ देते हैं, विद लव इस तरीके का भी लिखे। तो ये सब चीज़ें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लिख सकते हैं। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये आप प्रिंसिपल के लिए, आपके बॉस के लिए या कोई दूसरे जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप जिनको यूज़ करें उनके लिए आपको लिखा जा सकता है। यह एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। कई बार हमसे एक मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक क्या है, वो इस ट्रूली की मिस्टेक होती है। हमें लगता है कि ट्रू TRUE स्पेलिंग है, हम इसमें LY जोड़ देते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो ये याद रखें कि ट्रूली की जो स्पेलिंग है उसी को फॉलो करें, TRULY ही लिखें। एक और बात जो शायद मैं भूल गया था, वैसे तो अब मुझे पर ये इसी के वीडियो से याद आ गई, योर्स। कई बार जब आप लिखते हैं योर्स, तो यहाँ ये योर्स दोनों का हिंदी मीनिंग हो सकता है एक हो, लेकिन यूसेज के हिसाब से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं इनको अभी एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। तो योर्स, ये मैंने आप क्रॉस लगाया है, रेड में किया है, आप YOUR अपोस्ट्रोफी S करके लगा देते हैं। आपको लगता है कि इससे सज जाता है आपका, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। ये दूसरा जो योर्स मैंने ग्रीन में लिखा है इसको फॉलो करना है आपको, यानी कि ये राइट है, यानी कि अपोस्ट्रोफी लगा के S नहीं लिखना है। योर्स ओबीडेंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली जब आप लिखते हैं। पॉइंट नंबर 9 बढ़ते हैं, उसका नाम है सिग्नेचर। सिग्नेचर, सिग्नेचर इट मीन्स कंप्लीट नेम ऑफ द राइटर, नॉट इनिशियल्स। कई बार हम सिग्नेचर से जो घसीट सी मारते हैं ना, उसी को हम सिग्नेचर समझ लेते हैं, और कुछ लोग वैसा ही सिग्नेचर कर देते हैं, यानी कि अपना शॉर्ट नेम लिखकर आ जाते हैं। वो सिग्नेचर आपको यहाँ नहीं लिखना है। इट मीन्स द कंप्लीट नेम दैट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, आप इनको शायद जानते होंगे, हीरो है R माधवन इनका नाम है। ये देखो कि यहाँ इन्होंने इनिशियल्स के सिग्नेचर किए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है, इट इज़ इनिशियल्स नॉट सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर है ये, यानी कि इनका कंप्लीट नेम, नाम क्या है, रंगानाथन माधवन। तो यहाँ हम सिग्नेचर, अगर रंगानाथन माधवन कोई लेटर लिखता है तो सिग्नेचर की जगह वो जो लेफ़्ट साइड में स्माइल करते हुए जो दिखा रहा है ये नहीं करना है, दूसरी साइड में जो रंगानाथन माधवन है इसको कंप्लीट नेम वो लिखेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 हमारा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग बच्चों को 9th क्लास तक, 9th क्लास से नीचे 8th क्लास तक हम यहीं तक पढ़ा देते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 10 इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप 9th क्लास से और स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग। और शायद कुछ के लिए नया भी होगा और कुछ के लिए नया नहीं भी है। तो देख ले एनक्लोजर है क्या। A document or an object which is placed in an envelope with a letter is called enclosure। शायद समझ आया होगा आपको। कई बार जब हम लेटर के साथ कुछ सामान या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं
तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको एनक्लोजर कहा जाता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, आप देखना शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप कभी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक SBI का इस तरीके का कार्ड मिलता है, और इसमें नीचे देखो, सबसे नीचे आप देखो एक एनवलप है, एनवलप के अंदर ये लेटर बैंक की तरफ से आपको मिला है, और सबसे नीचे देखो एक ATM कार्ड आपको मिला है, किसान कार्ड है सॉरी यहाँ तो, लेकिन ये कार्ड आपको मिला है। तो ये जो कार्ड है ना, ये ही क्या है, एनक्लोजर है। क्या है ये, एनक्लोजर है। और जब आप ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, कई बार आपको इनवॉइस भेजना पड़ सकता है, समझ रहे हो। कभी कभी हो सकता है कि आप किसी पार्टी से डील कर रहे हो तो आपको चेक देना पड़ सकता है। कभी कभी आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अपडेटेड रिज्यूमे के साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं। तो वो सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं, एनक्लोजर। और उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 10 पर देनी चाहिए, याद रखें। शायद समझ आ गया होगा आपको, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जब आपको किसी भी एनवलप के अंदर उस लेटर के साथ में आपको कुछ भेजना पड़े या आपको रिसीव किया जाता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनक्लोजर, एनक्लोजमेंट, एनक्लोज्ड वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 11 एंड दैट इज़ द लास्ट वन, पोस्ट स्क्रिप्ट। ये शायद आपके लिए नया होगा। पोस्ट और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब कुछ लिखने से है, पोस्ट का मतलब बाद में है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब है फॉरगॉटन नोट्स, या आप कहें फॉरगॉटन कंटेंट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी कि कुछ कंटेंट का कोई पार्ट था, कोई इंफॉर्मेशन थी, डिटेलिंग में थी, कंक्लूजन में थी या स्टार्टिंग में थी, जैसे भी कुछ आप बताना चाहते थे थ्रू द लेटर, बट मिस्टेकनली यू फॉरगॉट, आप भूल गए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, लिखना ज़रूरी है। तो वो जो बातें हैं वो आप लेटर के लास्ट में लिख सकते हैं। We should avoid this part of letter writing as it is the symbol of mistakes. पोस्ट स्क्रिप्ट जिस लेटर में होता है वो एक अच्छा लेटर नहीं माना जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि कभी भी पोस्ट स्क्रिप्ट ना लिखें, लेकिन कभी कभी लिखना पड़ भी सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। ये भी एक एलिमेंट है पोस्ट स्क्रिप्ट का कि कंप्लीट लेटर राइटिंग अगर आप जानते हैं तो आपको ये पता तो होना ही चाहिए। पोस्ट स्क्रिप्ट को एग्जामिनेशन पॉइंट से जब तक नहीं लिखा जाता है जब तक कि वो क्वेश्चन में इस तरीके का पॉइंट ना डाले कि पोस्ट स्क्रिप्शन में आपको ये लिखना है, उस समय तो फिर आपको ये लिखना ही पड़ेगा। हालांकि आज तक ऐसा आया नहीं है, पर लेकिन मैंने कुछ देखे थे एग्ज़ाम्स के अंदर और किसी क्लासेस के लिए, तो उसमें था ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मेरा वो ये है आप लोगों से कि अभी तक ये शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा, यू अंडरस्टूड वेल, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पार्ट 2 में मिलेंगी, जिससे आपको एक लेटर राइटिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट हो सकती है। जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 10th के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको 12th से बाद कोई भी आपको लेटर राइटिंग वगैरह नहीं सिखाता है। ये हाईएस्ट लेवल का जो ग्रामर है वो यहीं पर हो जाता है, अगर राजस्थान की बात करें तो वैसे भी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 आपको अच्छे से देखना है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं आपकी नोटबुक में। यही आपका होमवर्क है आज का, और कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और जो दूसरी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। थैंक यू।